बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। 24/9 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ सीमल हाशमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ अबूजर मौसम। आप सबको गुड मॉर्निंग। सीमल आपको गुड मॉर्निंग। you, उम्मीद करते हैं कि वीकेंड आपका अच्छा गुजरा होगा और आइंदा भी आने वाले दिन जो है खैरियत से गुजरेंगे। और इसके साथ साथ क्योंकि आज यकम रबीउल अव्वल है तो मेरी ये दुआ है, हम सब की ये दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान में तमाम मुसलमानों पर अपना फजल करम जारी रखे। आमीन जी आमीन। आपने कहा वीकेंड आपका अच्छा गुजरा होगा, बड़ा इवेंटफुल था जी वीकेंड। आप फ्राइडे से लेकर आज मंडे तक, इनफैक्ट मंडे मॉर्निंग तक इतनी न्यूज आ रही थी, एकदम से ऐसी खबरें आ रही थी जिस पर फौरन से तबसरे भी शुरू हो गए और चीज़ें भी डिस्कस होना शुरू हो गई। पहले पीडीएम का जलसा गुजरांवाला वाले हुआ, गुजरांवाला वाला, फिर उसके बाद सैटरडे को कन्वेंशन हुआ, संडे को कल पीडीएम का जलसा जो है वो कराची में हुआ और आज सुबह जो गिरफ्तारी हुई है वो दैट्स अनदर मैटर जो आज सारा दिन ऑब्वियसली डिस्कस भी होगा और देखते हैं कि उसके आगे मजीद क्या। बिल्कुल, और वो कानूनी क्योंकि मसला है ये और इसमें तमाम हम डिटेल्स भी देख रहे थे अभी जब सुबह मैंने देखा ट्विटर पर ये पहली खबर। तो इसके बाद एनीवेज ये भी मामला, इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। इसके साथ साथ लाहौर में कल बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया। लाहौर की मशहूर एशिया की बड़ी मोबाइल मार्केट है हफीज़ सेंटर, वहाँ पर आग लगी और 16 घंटे आग पर काबू ना पाया गया। जिसके बाद 16 घंटे बाद जब कूलिंग का अमल मुकम्मल हुआ तो देखा यह गया है कि अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है। बिल्कुल, अरबों रुपए का नुकसान हुआ। ताजिर अपनी जमा पूंजी से महरूम हो गए। दिल बैठ के कल जब ये खबर सामने आ रही थी और बहुत दुख हो रहा था। इसको भी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम चलते हैं अपनी टॉप स्टोरीज की तरफ। गुजरांवाला के बाद कराची में भी ऑपोजिशन इत्तेहाद पाकिस्तानी डेमोक्रेटिक का भरपूर अवामी ताकत का मुजाहरा। मौलाना फजल रहमान का एक बार फिर हुकूमत को तस्लीम करने से इनकार। कहते हैं हमें मजबूर किया जा रहा है कि हम कायम हुकूमत को तस्लीम कर लें। हमें डराया धमकाया गया, लालच दी गई। हम डरने वाले नहीं, अपने मौक़िफ़ पर कायम। बिलावल भुट्टो का आयरलैंड ऑर्डिनेंस वापस लेने के लिए हुकूमत को बुध तक अल्टीमेटम। आप ऑर्डिनेंस वापस नहीं लेते तो अरकान पार्लियामेंट को कहता हूँ सेनेट में इस ऑर्डिनेंस को लात मारकर बाहर कर दें। इस नालायक नाहल वज़ीर आज़म को जाना पड़ेगा। एक ही जलसे में इमरान खान दिमागी तवाज़ुन खो बैठे हैं। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज का कराची जलसे से खिताब। अगर तुम नवाज शरीफ की तकरीर पर पाबंदी लगाते हो और उसे नशर होने से रोकते हो तो इस पर तबसरा करने का भी कोई हक नहीं। दूसरी तरफ मिज़ार कायद पर नारे लगाने का मामला। कैप्टन रिटायर्ड सफदर गिरफ्तार। मुकदमे में मरियम नवाज समेत दीगर 200 लीगी कारकुन भी नामजद। विफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने कहा है कि नवाज शरीफ ने खुद अपना सियासी जनाजा निकाल दिया। कहा 31 दिसंबर तक झाड़ू फिर जाएगा। मार्च में इमरान खान अक्सरियत से सेनेट में कामयाब हो जाएंगे। लाहौर के हफीज सेंटर में खौफनाक आतिशत की 400 से ज्यादा दुकानें जलकर खाक हो गईं। अरबों रुपए के मोबाइल, लैपटॉप्स और इलेक्ट्रॉनिक्स खाकस्तर। ताजिर आबदीदा फायर ब्रिगेड की 33 गाड़ियों ने रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। धुएं के बायस रेस्क्यू एहलकारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस्लामाबाद में लेडी हेल्थ वर्कर्स का छठे रोज भी धरना। ख्वातीन और बच्चे सर्दी में बैठने पर मजबूर। हुकूमत की तरफ से मुतालबात मानने की सिर्फ ज़बानी यकीन दहानी। मुजाहिरीन का तहरीरी मंजूरी का मुतालबा। लेडी हेल्थ वर्कर्स आज पार्लियामेंट की तरफ रुख करेंगे। गैर मुल्की सयाह पाकिस्तान की खूबसूरती और खानों के असीर। सयाहों ने कहा पाकिस्तान में शानदार मनाजिर, खूबसूरत फन तामीर, कदीम सकाफत देखने को मिले। जी, ये थी हमारी टॉप स्टोरीज और सबसे पहले हम आगाज करते हैं। आज सुबह जो खबर आई कि पुलिस ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर को गिरफ्तार कर लिया है। मुस्लिम लीग के रहनुमा भी हैं ये और इस हवाले से मरीम नवाज ने आज सुबह ट्वीट भी किया और उस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि निजी होटल में हमारा कयाम था जहां पुलिस दाखिल हुई, उनके कमरे का दरवाजा तोड़ा गया और कैप्टन सफदर को वहां से गिरफ्तार करके चली गई। बिल्कुल, अब ये तमाम मामला है जिस पर गिरफ्तारी जो अमल में लाई गई है। और इसके साथ साथ अगर हम देखें वो क्लॉज जो कि हमने ट्विटर पर देखा, सिमल आपने भी इस पर देखा होगा कि क्या वजूहात हैं जो कि सामने आ रही हैं कि नो पर्सन शेल ऑर्गेनाइज, कन्वीन और टेक पार्ट इन एनी मीटिंग और डिमॉन्स्ट्रेशन इन द कायद-ए-आज़म मज़ार।
तो दैट मीन्स कि ये इस शिक के तहत गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, क्योंकि कायद आज़म का जो मज़ार है उसकी सेंसिटिविटी जो है वो यही है कि वहाँ पर किसी किस्म की सियासी नारेबाजी या सियासत ना हो, और बाहर क्योंकि बाग़ जिना है और इसके साथ साथ वहाँ पर जिना मतलब जलसे तो होते ही होते हैं, लेकिन उसके अंदर ऐसी कोई टूम के अंदर अलाउड नहीं है। आपने जो कल नारेबाजी की उसके तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया, और अबूजर इस मुकदमे में सिर्फ कैप्टन रिटायर्ड सफदर नामजद नहीं है, बल्कि मरियम नवाज समेत 200 कारकुन हैं जिन्हें नामजद किया गया है। लेकिन चूंकि मरकजी मुल्ज़िम ये नामजद हैं, क्योंकि स्टार्ट इन्होंने किया, ये उस मुकदमे में लिखा है, इसलिए उन्हें फौरन से गिरफ्तार कर लिया गया। अब इस गिरफ्तारी को आप हर एंगल से देख सकते हैं कि पीडीएम के जलसे के फौरी बाद सुबह सवेरे पुलिस पहुंची, वहां पर कमरे का दरवाजा तोड़ा गया, वो वीडियो भी सामने आ गई है कि दरवाजे के हैंडल्स टूटे हुए हैं, और वहां से उनको पकड़ के पुलिस ले गई। तो अब देखते हैं कि इसमें फर्दर क्या होगा, क्योंकि आई एम श्योर अब जमानत के लिए तो कोशिशें तेज हो गई। तरीकाकार यूजुअली यही होता है कि जब जमानत ऐसा कोई केस होता है तो उसके जो दरखास्त गुजार होते हैं वो पहले सामने आना चाहिए। तो जो दरखास्त गुजार था उनका ये कहना था कि मैं यहाँ पर मज़ार कायद में दुआ करने के लिए गया और मैंने यहाँ पर देखा कि इस तरह से यहाँ पर अफसोसनाक तरीके से रवैया रखा गया और यहाँ पर नारेबाजी की गई, दिल आज़ारी हुई और कायद आज़म का जो मज़ार है उसका तकद्दुस पामाल किया गया, तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उसके बाद पुलिस ने फिर मुकदमा दर्ज किया और फिर सफदर साहब को जो गिरफ्तार किया गया है। अब ये देखना होगा क्या ये गिरफ्तारी से सफदर साहब तक है या पहले भी वो गाड़ी में बैठते हुए पुलिस के तब भी वो नारे लगा कर गए हैं, मतलब उन्होंने कहा कि मुझे किसी का डर नहीं है, और वो बाकायदा पुलिस की गाड़ी में बैठते हुए भी नारे बुलंद और ना डर होना या बेखौफ होकर बात करना ये एक अलग मैटर है, लेकिन यहाँ पर मेरे ख्याल सियासत नहीं थी, यहाँ पर तो बेसिकली कायद आज़म के मज़ार की तकद्दुस की बात हो रही थी, तो शायद उनको ये मालूम नहीं था, लॉ भी मौजूद है जिसके तहत आप नहीं कर सकते, शायद उनको ये मालूम नहीं था, मुझे ऐसे लग रहा है, या फिर वो सिर्फ होता है जिस बात में आकर वो नारेबाजी होती रही, क्योंकि जलसा था, भरपूर जलसा हुआ, उसमें तो कोई शक नहीं है, बड़ा ज़बरदस्त पीडीएम ने कल पावर शो दिखाया। लेकिन अब ये भी वक्त है कि कल जलसा होने दिया गया, तमाम वक्त गुजार दिया गया, उसके बाद पुलिस सुबह मेरे ख्याल 6 बजे का ये वक्त था जब ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। प्रॉपर प्लानिंग थी पुलिस की। 7:05 पे मरियम नवाज ने ट्वीट किया और उसके बाद ये खबर सामने आई। और अब आप देखिए लेटेस्ट अपडेट ये भी आ रही है कि कराची में अजीजाबाद का थाना है जिसके पास वहां पर अब कारकुनों की तादाद जमा होना शुरू हो गई है, क्योंकि अब जाहिर है एक गिरफ्तारी हुई है, उसको आप राइट कहें या रॉन्ग कहें वो एक अलग मैटर है, लेकिन अपने कायद को या अपनी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए लोग और कारकुन जो हैं वो सामने आते हैं, क्योंकि अभी सिर्फ मरकजी मुल्जिम गिरफ्तार हुए हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो और बाकी नामजद हैं एफआईआर में शायद उनकी गिरफ्तारी भी अमल में लाई जाए। बिल्कुल, अब दानियल सैयद हमारे साथ हैं, हम उनसे जान लेते हैं कि क्या मामला है और किस तरह से ये सारा वाकया हुआ। जी दानियल बताएगा, सुबह उठे ट्विटर पर देखा और जैसे टीवी ऑन किया तो हर जगह पर यही खबर थी, क्या मामला हुआ ये? आज देखिए बिल्कुल रात गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से ब्रिगेड थाने में जो मज़ार कायद जिसकी हदूद में है उसमें थाने पे पहुंच के एहतजाज किया गया। उनका कहना था पीटीआई के रहनुमाओं का कि मज़ार कायद की बेहुरमती की गई है, सियासी नारेबाजी मज़ार कायद के अंदर की गई है और ये कानूनन जुर्म है, जिसके बाद जो है एहतजाज किया गया और मुकदमे के इंदराज के लिए पुलिस पर दबाव डाला गया। तमाम पुलिस ने मुकदमा 10 घंटे बाद दर्ज किया और मुकदमे में नामजद किया कैप्टन सफदर को, दीगर रहनुमाओं को। इसके बाद सुबह कैप्टन सफदर को हवाई टावर में पहुंचकर पुलिस ने उनके कमरे से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद पहले पुलिस उनको थाना ब्रिगेड लेके गई जहाँ पे मुकदमा दर्ज हुआ था, उसके बाद एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ईस्ट के दफ्तर लेके गई और फिर उसके बाद थाना अजीज भट्टी में उनको मुंतकिल किया गया। इस वक्त लीगी जो कारकुनान और रहनुमा है उनकी आमद का सिलसिला जारी है। और अच्छा दानियल ये भी बताइएगा कि इस मुकदमे में 200 और लीगी कारकुन भी नामजद हैं और इवन मरियम नवाज भी नामजद हैं, तो कहीं मजीद गिरफ्तारियों के इम्कानात तो नहीं है, मतलब पुलिस की तरफ से ऐसा कुछ बताया गया? जी देखिए बिल्कुल पुलिस की जानिब से इस बात को बताया गया है कि मजीद जो गिरफ्तारियां हैं वो भी हो सकती हैं, हुकाम से रब्ता किया जा रहा है पुलिस हुकाम का और उसके बाद मजीद गिरफ्तारियां अमल में आएंगी। इस वक्त थाने के बाहर ये सूरत हाल है कि अजीज भट्टी थाने के बाहर तमाम जो दरवाजे हैं वो मीडिया के लिए बंद कर दिए गए हैं, आम आवाम के लिए भी बंद कर दिए गए हैं और जो लीगी कारकुनान रहनुमा और वकील हैं ये वकील इधर पहुंचे हैं और कोशिश की जा रही है पुलिस हुकाम से बात करके कैप्टन सफदर से ये मुलाकात करें और मजीद जो कानूनी कार्रवाई है उसका आगाज किया जा सके। तमाम पुलिस की भारी नफरी अजीज भट्टी थाने के बाहर मौजूद है, पुलिस की नफरी मौजूद है जिन्हें अदालत में पहुंचाने के लिए गाड़ियां हैं,
खुसूसी गाड़ियां वो यहाँ पे पहुंचा दी गई अब ये तमाम एक मैटर है और इसको कानूनी तरीके से ही देखना होगा कैसे इसकी एग्जीक्यूशन होती है। अब कोर्ट पेश किया जाएगा सदर साहब को, उसके बाद देखेंगे कोर्ट में क्या फैसला होता है। एनीवेज ये तमाम मामला है, अब इसको एक तरफ सियासत की नज़र से भी देखा जा रहा है और इसके साथ साथ इसको इस तरह से भी देखा जा रहा है कि ये क्या वाकई कानूनी तौर पर अमल हुआ। बहुत शुक्रिया दानियल, आपने हमें बताया तमाम सिचुएशन से। बिल्कुल, तरफ तो ये पूरी सूरत हाल रही, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम जिक्र करें कल होने वाले जलसे के हवाले से, तो पीडीएम का कल का जलसा जो कराची में हुआ वाकई में जमे गफीर था और एक भरपूर जलसा किया गया। अवाम का एक समंदर था जो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर भी। हर तरफ से जब ये मनाजर सामने आ रहे थे तो इसमें कोई दो राय नहीं थी कि कराची के लोग पीडीएम के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर उस जलसे में शिरकत के लिए नहीं निकले, बाकायदा निकले। और इस कदर रश था, सिर्फ स्टेज के सामने का थोड़ा सा एरिया था जिसको सिक्योरिटी की वजह से थोड़ा सा उसको रिस्ट्रिक्टेड रखा गया था, अदरवाइज पीछे से पूरे का पूरा इवन जो ये पंडाल था इसके बाहर भी अबूजर लंबी कतारें लोगों एक बड़ा जलसा था, एक बड़ा पावर शो था ऑब्वियसली। और पीपल्स पार्टी जो कि बहुत मजबूत है कराची में, सिंध में, वहाँ से भी फिर नून लीग, फिर JUI का बड़ा एक अच्छा वहाँ पर क्राउड आया। तो ओवरऑल देखा गया कि बड़ा ज़बरदस्त क्राउड था और इसके साथ साथ चार्ज अप भी लगा, गुजरावाला से बेहतर चार्ज अप लगा, बेहतर ऑर्गेनाइज्ड लगा कराची का जलसा। और इस तमाम सिचुएशन पे ऑब्वियसली अब देखना होगा कि बिलावल भुट्टो ने जिस तरह से बात की है, मरीम नवाज ने, JUI के सरबराह ने बात की, तो इस पर हमने देखा। सबसे पहले हम बिलावल भुट्टो साहब ने जो बात की है वो आपको दिखाते हैं। और अवाम के दरमियान मुआहिदा है जिसके तहत हुकूमत पर फर्ज है कि वो अवाम को बुनियादी हुकूक दो। इस हुकूमत ने ये वादा तोड़ दिया है। जमहूरियत की जंग अवाम की जंग है। आज गरीब महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। आज हाईवेज पे हमारी बच्ची और हमारी बहनों की इज्जतें लूटी जा रही हैं। गरीब का चूल्हा बुझता है, लोगों की जान और माल गैर महफूज हो। इस मौका पर मरियम नवाज ने भी खिताब किया और मरियम नवाज एक सिंबॉलिक सिंधी चादर लेकर आई थी और उन्होंने अपने इस खिताब में बिलावल से बाकायदा प्रॉमिस लिया कि जब हम इंतखाबी मैदान में उतरेंगे तो हम दुश्मनी नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक दूसरे का मुकाबला करेंगे और ऐसा नहीं होगा कि अखलाकियात से गिर जाएंगे। और फिर इस मौका पर उन्होंने वज़ीर आज़म को वज़ीर आज़म मानने से इनकार भी कर दिया। को कहते हो घबराई है और अभी एक गुजरावाला का जलसा हुआ और तुम घबराना शुरू हो गए हो। आपकी हरकत और सकनात से आपका खौफ झलक रहा था। अवाम से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। अवाम चीख रहे हैं, बिलक रहे हैं, तुम्हारे कान पे जूं तक नहीं रेंगती। गरीब अवाम से तुमने रोटी क्यों छीनी? जरा आओ और बताओ अवाम को। मरीम नवाज साहिबा ने भी गुफ्तगू की है और भरपूर गुफ्तगू की, हर बार की तरह बड़ी दबंग स्टाइल से। वहीं पर मौलाना फजल रहमान ने भी भरपूर अंदाज से एक बार फिर यही कहा कि हम इस निज़ाम को नहीं मानते। हम मैदान में हैं, हमें मजबूर किया जा रहा है। हम धांधली के नतीजे में और बदतरीन धांधली के नतीजे में कायम की हुई हुकूमत को तस्लीम कर लें, लेकिन तमाम मराहल गुजर गए। हमें डराया धमकाया भी गया, हमें लालच और तरगीब भी दी गई, लेकिन हम न धमकियों से मरूब हुए न किसी लालच से हम मुतासर हुए। आज भी अपने मौक़िफ़ पे कायम। जी, ये तो थे आम खताबात जो कल के जलसे में किए गए और इस पर हम बात करेंगे। सीनियर तज्जियाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब। वालेकुम अस्सलाम सीमन। बुखारी साहब, आज तो आप सुबह से ही जाग रहे हैं, खबरें देख रहे हैं। मैं भी कुछ देर पहले आपका 24 न्यूज़ पर ही तज्जिया भी सुन रही थी। जो लेटेस्ट अपडेट आई और खबर आई आज सुबह ही, जो कैप्टन रिटायर्ड सफदर को गिरफ्तार किया गया उनके निजी होटल में जहां वो कयाम पजीर थे, कमरे का दरवाजा तोड़कर गिरफ्तार कर लिया गया। सबसे पहले तो इस पर कहिएगा, आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो कल का जलसा था उससे थोड़ा सा वहाँ की PTI की क़यादत जो है वो अननव तो हुई थी और ख़ास तौर से ये मुकदमा अब तो कहा जा रहा है एक शहरी की तरफ से दर्ज हुआ है, लेकिन हलीम आदिल शेख साहब जो है PTI के रहनुमा है वहाँ, वो खुद लीड कर रहे थे और उन्होंने ही जाके वहाँ पुलिस का जो अमला था उससे बहस व तमीज़ भी की काफ़ी देर तक। फिर एहतजाज कराया गया वहाँ, तो अंडर प्रेशर पुलिस को ये मुकदमा दर्ज करना पड़ा है।
ये कह रहे हैं, बताया जा रहा है कि ये कायद एक्ट के तहत मुकदमा हुआ है और जिस तरीके से इल्जाम आयद किए जा रहे हैं पीटीआई की क़यादत की तरफ से, खास तौर से फवाद चौधरी साहब के आपने देखे होंगे जो टिकट चल रहे थे, वो कहते हैं वहाँ पर इटकिलियाँ की जा रही थी। वो इटकिलियाँ मैंने कई बार देखा है उस सीन को, उसमें इटकिलियाँ तो मुझे नजर नहीं आई हैं। हाँ, अलबत्ता सियासी नारे जरूर लगे वहाँ, लेकिन उनमें भी शामिल था फातिमा जिन्ना, मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना जिंदाबाद। बुखारी साहब, आप ये बताइएगा, ये जो नारेबाजी है ठूम के अंदर, कायद-ए-आज़म के मज़ार के अंदर तक़द्दुस की पामाली, इश्क भी हमने पढ़ी पहले सुबह कि जिसके तहत ये किया गया है, क्या ये मतलब ऑब्वियसली जज्बाती होते हैं लोग, वहाँ पर आते हैं, नारेबाजी हो जाती है, लेकिन ये क्या ठीक था वहाँ पर, क्या गलत हुआ है, इस पर आपका कहेंगे? देखिए, इसको उसकी जो मज़ार का जो तक़द्दुस है उसके एतबार से अगर थोड़ा ख्याल किया जाता तो कोई हर्ज नहीं था मेरे ख्याल से। लेकिन मैं ईमानदारी से खुद ये समझता हूँ कि उन नारों से भी कोई तकद्दुस के पामाल होने का अंतर जो है वो हमें दिखाई नहीं देता, इसलिए कि वहाँ पर इतनी बड़ी पॉलिटिकल रैली थी, पॉलिटिकल रैली में ये लोग शरीक थे, कायदीन में शामिल थे, तो इस तरह हो जाता है। लेकिन मुझे जो जिस बात ने परेशान किया हुआ है वो ये है कि अगर तो ये इकदाम इसलिए किया गया है कि कराची का जलसा बहुत बड़ा जलसा था, मैं तो इसको तारीखी कहने में कोई मुझे यानी हिजाब नहीं है, ये बिल्कुल बहुत बड़ा जलसा था, तारीख नई लिखी गई है कि कंबाइंड अपोजिशन का इतना बड़ा जलसा जो है वो पहले कभी नहीं हुआ। फिर उसमें जिस किस्म की तकारीर हुई है उससे थोड़ा सा पीटीआई की क़यादत मकामी भी और जो मरकजी क़यादत है वो अननफ तो हुई है, इसलिए कि उसमें जो है वो टारगेट बिल्कुल क्लियर है, वो कोई चकी छुपी बात नहीं हो रही है, बिल्कुल वादे अंदाज में कहा जा रहा है कि ये एहतजाज किन के हवाले से किया जा रहा है और किन इशूज पर किया जा रहा है। तो अभी चूंकि ये मरहले आगे बढ़ेंगे, अभी अगला जलसा जो है वो कोयटा में होना है और उसके लिए भी तवक्को की जा रही है कि वो बहुत बड़ा होगा। अगर तो उनका ख्याल ये है कि इस तरीके से क़यादत को गिरफ्तार करके, आपको याद होगा कि ये कैप्टन सफदर साहब जो है इनका सिर्फ वहाँ मज़ार कायद पर जाना ही खटका नहीं है, बल्कि आपको याद हो गुजरांवाले का जलसे के जो मरकजी इंतजामी कमेटी थी उसको भी उन्होंने। बुखारी साहब, आपने कहा तारीखी जलसा हुआ कल कराची पीडीएम वाला, कुछ हल्के ये भी कह रहे हैं कि बेहतर ऑर्गेनाइज्ड भी था गुजरांवाला के कंपैरिजन में, इस पर आप कुछ कहेंगे? जी सिमल, 3 एलिमेंट थे कल के जलसे के। एक तो ये कि इसकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत बेहतर थी, और दूसरा ये कि ये डिसिप्लिन क्राउड था, और तीसरा ये कि ये वहाँ का जो कल्चर है उसकी बहुत डिपिक्शन थी। अगर आपने देखा कि वहाँ जो खवातीन आई थी वो रंग जो पार्टी के जो परचम है उनके बने हुए लिबास में टोपियां, और फिर वो उनके भंगड़े और उनका वो सिंधी अंदाज से जज्बात का इजहार, तो ये कई एतबार से बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड, बहुत ही डिसिप्लिन और बहुत ही कल्चर डिपिक्टिंग इवेंट था। इसके ये वो अंसर हैं जो इसकी यानी खूबी मैं कह सकता हूँ जलसे की। और अगर इसी तरीके से ये ऑर्गेनाइज जलसे होते हैं आने वाले दिनों में भी हम देखेंगे मुल्तान में, पेशावर में, लाहौर में, तो ये एक अच्छी रवायत है, इसको कंटिन्यू रहना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने सलीम बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। हलीम आदल साहब का जिक्र किया आपने, कमिटमेंट की हुई है उन्होंने हमारे साथ आज प्रोग्राम में ज्वाइन करने की। आई रियली होप कि वो कनेक्ट हम उनसे कर पाएं, क्योंकि मुसलसल कल रात तक तो वो बिल्कुल कमिटेड थे कि आज वो प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे। तब तक वैसे हमें आइडिया नहीं था कि एफआईआर के पीछे वो कुछ हो सकते हैं, लेकिन अभी तक उनसे राब्ता नहीं हो पा रहा। आई रियली होप वो हमें ज्वाइन करें और जरूर अपनी कमिटमेंट को फुलफिल करें। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कोशिश करेंगे हलीम आदिल शेख से बात करने की और इसके अलावा सहर कामरान साहिबा से बात करने की, और तमाम इस सिचुएशन पर हम गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, जैसे कि आपको मालूम है कि पीडीएम खासी मुतहरिक है, वहीं पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कन्वेंशन सेंटर में टाइगर फोर्स की इफ्तिताई तकरीब से खिताब किया, और ऐसे लगा कि वो खिताब टाइगर फोर्स से नहीं था बल्कि वो जवाब था पीडीएम की भरपूर जो तहरीक है उसका। बिल्कुल। अच्छा जी, वो सुनवाते हैं हम आपको, लेकिन सिर्फ ये मुझे ऐसा लगा कि उस खिताब में एक एक बात का जवाब जो है वो वज़ीर-ए-आज़म ऑपोजिशन की दे रहे हैं, पॉइंट बाय पॉइंट जैसे उन्होंने नोटिस किया हुआ है। तो टाइगर फोर्स को जो मुतहर्रिक करना था या जो फाल करना था वो शायद पसे पुश चला गया। लेकिन एक चीज़ पे मुझे एतराज़ रहा उनकी कि वज़ीर-ए-आज़म साहब को इस तरह से पर्सनलाइज्ड होकर कमेंट्स पास नहीं करने चाहिए कि मरीम नवाज़ को नानी कह देना, मतलब नानी एक बड़ा मुकद्दस रिश्ता है और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। इनफैक्ट कल मरीम नवाज़ ने उसका जवाब भी दिया, उन्होंने कहा मैं बिल्कुल नानी हूँ
और मेरे दो एक नवासा और एक नवासी हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बट जिस तरह से उन्होंने बोला वो मुझे लगा कि थोड़ा ज़्यादा पर्सनलाइज्ड कि वो नानी हैं वो अभी भी मेरी बच्चों की तरह, लेकिन है वो नानी, वो लड़की अक्सर में उनके साथ खिताब किया जाता है। आपको भी समझ आ गया और उस समय बहुत से लोगों को भी समझ, और वो जिस वजह से कहा गया था वो भी बहुत से लोगों को समझ आ गया, क्योंकि वो जब एक चलता है ना उनके साथ टैगलाइन चलती है एक निहत्ती लड़की, तो उसके जवाब में थोड़ा सा उन्होंने इसको ऐसे ले गए। वज़ीर आज़म ऑब्वियसली वो एक पूरी कौम के वज़ीर आज़म होते हैं, लेकिन मसला ये है कि नून लीग उनको मानते नहीं ना वज़ीर आज़म, इसलिए। चलिए एनीवेज जी, इस पर हम बात करेंगे। कल एक जो भरपूर ऑर्गेनाइज्ड किस्म का पीडीएम का जलसा, जैसे सलीम बुखारी साहब और बहुत से तज्जियाकार तारीखी करार दे रहे थे, और डेफिनेटली वो इतना बड़ा भरपूर पावर शो था। इस पर हम बात करेंगे। पीपल्स पार्टी से सेनेटर सहर कामरान हमारे साथ मौजूद हैं। और अबूजर, मैं आपको बताऊं, आई हैव सीन एंड फॉलोड हर पर्सनली कि एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन टीम में ये शामिल रही हैं और बाकायदा एक एक स्टेप को ये मॉनिटर करती रही हैं, वो चाहे स्टेज की सेटिंग्स हो, वो ऑडियंस की सेटिंग्स हो, वो एंट्री पॉइंट्स हो। सो सेनेटर साहिबा को हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस के एक बड़ा ऑर्गेनाइज्ड और जबरदस्त पावर शो करने में कामयाब रही पीडीएम कराची का ये जलसा, तारीखी जलसा। लेकिन सहर साहिबा, आज सुबह क्या हुआ? एक और खबर आ गई कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। बिल्कुल, मैं कहूँगी कल के जलसे के लिहाज से पीपल्स पार्टी की ऑर्गेनाइजिंग टीम, जिसमें शहीद रानी और शहीद रानी आदिल थामरा और वकार मेहदी साहब शामिल हैं, सबने अनथक काम किया। बल्कि एक एक पीपल्स पार्टी के कारकुन ने जो है वो, मैं समझती हूँ कि पूरी लगन के साथ अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी की, जिसे हम किस तरीके से देखे ग्राउंड प्रिपेयर हो रहा है और each and every minor detail was taken in consideration। तो मैं यकीन करें बहुत तारीखी मुस्तहक हैं कि बहुत अच्छे तरीके से बगैर किसी बदलमी के और बहुत ही अच्छा जलसा रहा। सब कारकुन आखिरी वक्त तक बैठे रहे और तमाम तारीख जो है बहुत अच्छे माहौल में हुई। राइट, तो इसके लिए जो है मैं सेनेटर साहब, बिल्कुल वो तो हमने आगाज में कह दिया कि ऑर्गेनाइज भी था, चार्ज भी लग रहा था क्राउड, और वेल ऑर्गेनाइज और वेल शेड्यूल्ड भी था, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ जैसा गुजरांवाला में हुआ था कि बहुत लेट शुरू हुआ, जिसकी वजह से लोग भी डिस्टर्ब हुए। अब जलसा तो हो गया, ऑब्वियसली नेक्स्ट क्वेटा आपका होगा टारगेट, क्वेटा में भरपूर जलसा होगा, पीडीएम का एक प्लेटफॉर्म है, एक तहरीक शुरू हो गई है। लेकिन साथ साथ अब ये जो अमल है दूसरी जानिब, अब ये जो कैप्टन सफदर के हवाले से बात चल रही है कि कराची में उनको गिरफ्तार करना, ऑब्वियसली सिंध पुलिस ने गिरफ्तार किया है, और ऑब्वियसली जो इशू बनाया गया कायदान के मज़ार में जो तकद्दुस पामाली है, नारेबाजी की गई, उसके ऊपर इस तमाम डेवलपमेंट पर क्या कहेंगे आप, क्या होना चाहिए? देखिए, बात ये आपको पता है कि हुकूमत जो इमरान नियाज़ी साहब जो है वो फरमाते थे कि घबराना नहीं, ठीक है, तो वो घबरा गए, वो बहुत बुरी तरह घबरा गए। आपको ये नजर आ रहा था, हमें ये बल्कि ये जो गुजरांवाला की जल्दी से नजर आ रहा था, और कल भी जिस देखे जिस एक होता है ना, एक बदहवासी जो तारी थी तमाम वजीरों मुश्किलों पर, एक के बाद एक जो है वो जिस तरीके से चिल्ला रहा था और जिस तरीके से मीडिया टाइम को ऑक्यूपाई करने की स्पेस कर रहा था, कल मुझे लग रहा था असद उमर जुबैर साहब को गद्दार करार देकर ही दम देंगे। वो ये बताएंगे कि जुबैर साहब जो है वो उनका ताल्लुक जो है भारत से है, और जो एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे थे, उनको कोई ना कोई मौका चाहिए था। देखिए, कायद का मिजाज हम सब बहुत जो है उसकी हुकूमत की पासदारी करते हैं सब, लेकिन ये किसने कहा है कि जो है एक कायद जिससे जो है वो जमहूरी मुल्क के लिए जो है कि आप उसके मज़ार पे जो है कोई नारा नहीं लगा सकते। और अगर हो गया, अब मैं देख लीजिए कल जिस तरीके से ये लोग FIR कटाने के दर पे थी, जिस तरह से वो नजर आ रहा था कि जो है इनके बुखराहट का जो है वो कोई एक हद नहीं है। लेकिन सहर साहिबा, पीपल्स पार्टी की हुकूमत, और अगर आप कह रही हैं कि ये कानून की खिलाफ वर्जी नहीं है, तो फिर तो मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए था। और अगर हम उस पूरे कानून की डिटेल्स पढ़ें, और बिल्कुल उसके अंदर ये मेंशन है कि कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज और स्लोगन्स वगैरह नहीं टूम के अंदर जो है वो रेज हो सकते। खैर, दैट्स अनदर मैटर, और जाहिर है इसके ऊपर बात तो होगी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी अगर मुकदमा दर्ज कराया गया हो तो हुकूमत तो पीपल्स पार्टी की है ना। देखिए, हुकूमत पीपल्स पार्टी की है, लेकिन बहरहाल जो कवानीन है वो तो पीपल्स पार्टी ने नहीं बनाए। और दूसरी बात है, आपको ये पता है कि जो IT पुलिस है और चीफ सेक्रेटरी है वो फेडरल गवर्नमेंट के मातहत होते हैं, ठीक है। तो ये जो जिस तरीके से इनकी जो है मैं समझती हूँ कि ये लोग इन्फ्लुएंस कर रहे हैं,
पहले दिन से ही जो है इनका पूरा तौर तरीका है। सहर साहब, आईजी पुलिस और चीफ सेक्रेटरी फेडरल गवर्नमेंट के मातहतमी होते हैं। फेडरल गवर्नमेंट से आप रिलीज करवाकर सिंध में अपॉइंट कराते हैं, मशवरा जरूर होता है, लेकिन उस चीफ एग्जीक्यूटिव सीएम ही हैं और उनके अंडर ही हैं चीफ सेक्रेटरी, आईजी पंजाब, आईजी सिंध। ऐसे नहीं हो सकता कि फेडरली वो मैनूवर्ड हो, क्योंकि ये सिर्फ मशवरा होता है और अपॉइंटमेंट होती है, अंडर वो उन्हीं के आते हैं सिंध के। देखिए बात ये है कि ये फेडरल गवर्नमेंट शुरू से कोशिश करती रही है कि सिंध के ऊपर जो है वो शख्सून को ही मारे। इनकी हर कोशिश ये रही है कि हम किसी न किसी तरीके से सिंध के अंदर अपना एक तसल्लुक जो है वो पैदा करें। वो यकीनन चीफ सेक्रेटरी के अंदर और जो है आईजी पुलिस को ये इन्फ्लुएंस करते हैं। ये बार बार गवर्नर चलिए ठीक है, विल टेक योर वर्ड फॉर इट। और अभी आगे फर्दर क्या इसमें कार्रवाई होती है वो तो हम वक्तन पे वक्तन अपडेट करेंगे। अब आ जाते हैं पीटीएम के जलसे के हवाले से। कल एक बहुत बड़ा पावर शो कराची में ऑर्गेनाइज किया, पीपल्स पार्टी ने उसको होस्ट किया। वो स्टेज मैनेजमेंट से लेकर तमाम क्राउड की मैनेजमेंट तक सब लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं। और इवन हमारे एनालिस्ट तो ये भी कह रहे हैं कि 3 पॉइंट्स थे जो वहां पर नजर आए कि ऑर्गेनाइज था, कल्चर नजर आया, वहां पर सिविलाइज्ड क्राउड नजर आया। क्या कहेंगी आप इस पर? नहीं कहूँगी कि तमाम पीटीएम के जो कारकुन है, स्पेशली मैं कहूँगी कि और क्योंकि होस्ट पीपल्स पार्टी थी, तो पीपल्स पार्टी के कारकुन से लेके उन पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं तक और तमाम हमारे जो मेहमान आए सबसे बहुत ही जिम्मेदारी का सबूत दिया हर लिहाज से। और ये कोशिश की कि जो है वो बहुत मुनज़्ज़म तरीके से, क्योंकि आप देखिए ये इस हुकूमत की बुखलाहट में कोशिश ये है कि किसी तरीके से जो है वो कोई इख्तलाफ, कोई ऐसा नुक्ता पैदा किया जाए जिससे पीटीएम को धचका लगे। लेकिन सबने इंतहाई मैच्योरिटी का सबूत दिया, तमाम तकारीर इंतहाई तहम्मुल से हुई, तमाम जो है वो कारकुन इंतहाई तहम्मुल से बैठे और बहुत ही बिल्कुल सहर साहब, इसमें कोई शक नहीं है। कराची वाले जलसे में तो भरपूर तरीके से ऑर्गेनाइज भी था, चार्ज अप भी क्राउड था। गुजरांवाला में क्या मसला हो गया? ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, कोई नजर आई क्या? कोऑर्डिनेशन बेहतर नहीं नजर आई आपको? देखिए गुजरांवाला में लेट हो गया था, मुझे लगता है कि जो है वो ये कि आप ये देखिए कि आवाम की भरपूर शिरकत थी, लेकिन ये कि क्योंकि काफी रुकावटें वहाँ पर जिस तरीके से वफाकी हुकूमत जो है वो खड़ी कर रही थी, कभी काफिले रोक रही थी, कभी कंटेनर लगा रही थी, तो जानबूझ के ऐसी हरकतें की गई कि लोग जो है वो जलसागाह में ना पहुंच सके। यहाँ पर इस किस्म की रुकावटें नहीं थी। लोग तो पहुंच गए थे, लीडरान नहीं पहुंचे थे, वो लेट हो गए, 10-11 बज गए थे, लोग तो 4 बजे के पहुंच गए थे वहाँ। जी लोग पहुंच गए थे जो वहाँ पे मुकामी थे, लेकिन जो लीडरान थे आप देखे ना कि लीडरान को बहुत सारे मामला से जो डील भी करना पड़ता है। आप देखें कि रास्ते के अंदर जब रुकावटें हो, जब बिल्कुल ठीक, आप ये कह रही हैं कि रुकावटों की वजह से और टाइम बहुत लेट हो गया था, इसकी वजह से पीडीएम गुजरांवाला के जलसे का वो इम्पैक्ट नहीं पड़ा जिस तरह से कराची का जलसा बड़ा जबरदस्त रहा और एक भरपूर पावर शो रहा। अब आप बोर्ड में चले जाएं कि शो था और पावर नहीं थी उसमें, जो कल कहा कुछ विफाकी वुज़रा ने, तो वो एक अलग मैटर है, लेकिन आवाम निकली और ये एक भरपूर जलसा था जिसे हम तारीखी कह सकते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सहर साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। अभी एक ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं। से आपको खुशामदीद कहेंगे और अभी रुख करेंगे इस्लामाबाद का, जहां पर लेडी हेल्थ वर्कर्स का धरना आज 6ठे रोज में दाखिल हो गया है। मुतालिबात जुबानी मानने की तो उनको यकीन दहानी करा दी गई है, लेकिन लेडी हेल्थ वर्कर्स की जानिब से ये कहा गया है कि ऐसा बहुत दफा पहले भी हो चुका, सो हमें तहरीरी मंजूरी जो है वो अपने मुतालिबात की चाहिए, तभी हम वहां से उठेंगे। एंड कैन यू इवन इमेजिन अबूजर कि वहां खवातीन के लिए 6 रोज से बैठना, जहां वॉशरूम की फैसिलिटीज ना हो, खाने पीने के लिए आपको मुश्किलात पेश हों, और कौम की माएँ बहनें बेटियां किस तरह सड़कों पर बैठी हैं, तो क्या कोई इनसे मिलने आया है? कोई एक्चुअली मुज़ाकरात है, कोई मिलने आया? मुज़ाकरात किस तरह से हुए? क्योंकि आज कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट की रुख कर लेंगी ये खवातीन अगर इनके मुतालबात ना माने गए। रुखसाना अनवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि प्रेसिडेंट हैं लेडी हेल्थ वर्कर की। रुखसाना साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। रुखसाना साहिबा, आज 6ठा रोज़ है, क्या सूरत हाल है? कोई मुज़ाकरात के लिए आया, कोई हतमी बात हुई, कोई रिटन फॉर्म में, क्या सिचुएशन है इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप ये देखें कि कंटेनर सरकार ने हमारे इर्द गिर्द कंटेनर खड़े किए हुए हैं, खारदार तारें लगाई हुई हैं। हमें बिल्कुल ये तासुर नहीं आ रहा कि हम पाकिस्तान में हैं या रियासत मदीना में हैं। हमें यूँ लग रहा है कि हम मकबूजा कश्मीर में हैं। हमारे साथ निहायत गैर इंसानी सलूक रवा रखा जा रहा है। हमारे लिए पानी बंद है, खाना बंद है, शदीद गर्मी और शदीद सर्दी की मुश्किलात हैं। बच्चे हमारे साथ छोटे छोटे,
बीमार ख़वातीन हैं 50 साल 55 साल की, और हमारे मुतालबात क्या थे कि हमारा 26 साल गुजरने के बाद सर्विस स्ट्रक्चर बनाया जाए, पेंशन दी जाए, प्रमोशन दी जाए। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, हमारी तनख्वाह 18-20 हज़ार है, गुजारा नहीं होता, हमारे अलाउंसेस दिए जाएँ, ये मुतालबात लेकर हमारे पोलियो में तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। हमारे तो ये मुतालबात हैं जो बाकी सरकारी मुलाजमीन के हैं। तो चूँकि हम ख़वातीन हैं इसलिए कोई ना मुज़ाकरात करने पर आमादा है, और अगर मुज़ाकरात होते हैं तो वो बेनतीजा साबित होते हैं कि क्योंकि हुकूमत कुछ करना नहीं चाहती। उन्होंने हमें दहशत गर्द समझा हुआ है, आज मेट्रो भी बंद कर दी है। जितनी रियासती दहशत गर्दी और जबर तशद्दुद हो सकता था वो पूरी मशीनरी इन्होंने इस्तेमाल कर ली है, अपने पूरे वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम यहाँ से उठ जाएं, लेकिन वो ये नहीं चाह रहे कि वो हमारे मसले हल करें। रुखसाना साहिबा, गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है बहुत बार आपसे मुज़ाकरात कर लिए, आपको यकीन दहानी भी करा दी कि आपके मुतालिबात मान लिए जाएंगे, लेकिन आप लोग खुद यहाँ बैठे हैं। इसके जवाब में आप क्या कहेंगी? वज़ीर दाखिला जो है वो कल ये बयान कर रहे थे कि बहुत बार मुज़ाकरात हुए हैं। 5 मरतबा मुज़ाकरात हुए हैं, और मुज़ाकरात करना हमारे लिए काफ़ी नहीं है। हमें कोई शौक़ नहीं था इस्लामाबाद आने का, इतने ज़्यादा किराए लगाकर अपनी मदद आपके तहत, हमें कोई शौक़ नहीं था इनके ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स में बैठकर मुज़ाकरात करने का। हमें अपने मसाइल का हल चाहिए। कभी भी मसाइल ज़बानी तौर पर हल नहीं किए जाते। जब भी गवर्नमेंट के कोई अहकामात सादिर होते हैं वो किसी नोटिफिकेशन से होते हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि आपके मुतालबात हैं, जायज़ मुतालबात हैं, इसका हल तलाश होना चाहिए और हल निकालना भी चाहिए। लेकिन साथ ये कहा जा रहा है कि ये सर्विस ट्रिब्यूनल में मामला चल रहा है। सर्विस ट्रिब्यूनल में जब मामला चल रहा हो तो हुकूमत उसको टेकअप नहीं कर सकती है। इस सिचुएशन में फिर क्या हो सकता है? नहीं, सर्विस ट्रिब्यूनल में तो जो इन्होंने 7 लोगों को टर्मिनेट किया था उनका मामला चल रहा है, वो तो एक अलग इशू है, वो इससे रिलेटेड नहीं है। जो 45,000 लोग पंजाब में और 1 लाख लोग पूरे पाकिस्तान में 26 साल गुजरने के बावजूद उनका सर्विस स्ट्रक्चर नहीं बना, ये कौन से सर्विस ट्रिब्यूनल में, ये क्यों इतने झूठ बोल रहे हैं? झूठ उतने बोल रहे हैं जितने कोई हजम भी कर सके। ये तो अमीरुल मोमिनीन है ना हमारे वजीर आजम, और रियासत मदीना है ना, क्या ये झूठ पर इनकी हुकूमत कायम होगी? बिल्कुल सही। अच्छा रुखसाना साहिबा, अब ये कहिएगा कि आप लोगों ने ये प्लान बनाया है कि अब अगर आपसे कोई मुज़ाकरात करने नहीं आता या तहरीरी तौर पर आपको नहीं मुतमईन किया जाता या मंजूरी नहीं दी जाती तो आप पार्लियामेंट हाउस की तरफ मार्च करेंगी। इस हवाले से बताइएगा कितने लोग हैं वहाँ पर जो धरना दिए बैठे हैं? हमारे काफ़ी लोग हैं, सैकड़ों की तादाद में, और मज़ीद हमारे काफ़िले भी आ रहे हैं। ताज़ादम KPK से, पंजाब से, सिंध से, हर जगह से लोग आ रहे हैं। हम ख़वातीन हैं, हमें कमज़ोर ना समझें। हम बिल्कुल हम वो ख़वातीन हैं जो मजबूत मर्दों को पैदा करती हैं। हम वो ख़वातीन हैं जो पोलियो पिलाया कर बच्चों को जवान किया जिन्होंने। हम वो ख़वातीन हैं जिन्होंने पोलियो कैंपेन में सीधी गोलियां खाई हैं। हम ये खारदार तारों से डरने वाले नहीं हैं, पीछे हटने वाले नहीं हैं। बहुत शुक्रिया रुखसाना अनवर साहिबा, आप हमारे साथ। उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो इनके साथ मुज़ाकरात करे, हतमी तौर पर मुज़ाकरात होने चाहिए ताकि इनको यकीन दहानी हो जाए और फिर ये मामला जो है वो ख़त्म हो जाए। बिल्कुल, मेरे ख्याल से इसको सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए और ये चीज़ रियलाइज़ करनी चाहिए कि ख़वातीन हैं और इस तरह से सड़कों पर बैठी हैं, और अगर सिर्फ ये कह देना कि बहुत बार मुज़ाकरात हो गए अब नहीं हम जा रहे, हुकूमत का ये काम नहीं होता और इस चीज़ को थोड़ा सेंसिटिव समझते हुए हल होना चाहिए। बहरहाल जी, हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे कि आपको मालूम होगा कि लाहौर के एक फीस सेंटर जो कि एशिया की बड़ी मार्केट है मोबाइल सेंटर और लैपटॉप्स की, उधर कल सुबह 6 बजे आग भड़क उठी और इतना अफसोस हुआ सिमल के पूरा दिन जब हम हमारे सिटी 42 को देखता रहा मैं कि कब आग को कंट्रोल होगा, तो देखा रात गए तक भी जब मैं सो भी गया था तब तक भी मामला सेटल नहीं हो रहा था। बड़ा सेंसिटिव जगह थी, गुजर चुके ये मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर मार्केट, और बार बार हम ये मुसलसल जो रिपोर्ट कर रहे थे कि अंदर से आग दोबारा से भड़क उठती थी, एकदम से फिर से तारों का कुछ क्लैश होता था और एकदम से। और हमारे रिपोर्टर्स ने कल बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्टिंग की और उसमें आप ये भी देखिए कि हमारे रिपोर्टर्स आबिद चौधरी, राव दिलशाद, शाहिद नदीम सिपरा इवन हफीज सेंटर के अंदर से बाकायदा रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान रिपोर्टिंग करते रहे। लेकिन जब जब ये मनाजर मैं देख रही थी, कल सारा दिन मैं सिटी 42 देखती रही और इस कवरेज को फॉलो भी कर रही थी, अब यकीन जानिए कि दिल इतना दुखी हो रहा था। जो ताजर बाहर खड़े थे
आंसुओं के साथ वो धाड़े मार मार कर रो रहे थे। इस आफत से बचने के लिए वो खुद अजाने दे रहे थे, अल्लाह ताला को पुकार रहे थे कि प्लीज हमारा कुछ बचत कर दे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अरबों का जो ये नुकसान हुआ है, सारी जिंदगी की जमा पूंजी से ताजर महरूम हो गए। इंतहाई अफसोसनाक हादसा पेश आया। आप सोचते सिमल, हम लोग यहाँ पे जब भी मोबाइल लेना है, लैपटॉप लेना है, कोई भी चीज़ करनी है, एक्सेसरीज हैं, इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड कोई काम है, हम हमेशा लाहौर के जितने भी रहने वाले हैं वो समझते होंगे कि हफीज़ सेंटर उनके लिए एक ही जगह होती है, हफीज़ सेंटर जाना है। अब वहीं पर जब हमने देखा कि किस तरह से वहाँ पर आग लगी हुई थी, और फिर ऑब्वियसली वो इतना को है तो वो बहुत बड़ा, लेकिन बड़ा गुंजान है, बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा वायरिंग और पुराना बना हुआ है, तो ऑब्वियसली वो उधर से मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता जा रहा था। तो ये देखा कि 33 गाड़ियाँ थी फायर ब्रिगेड की और 60 से ज़्यादा रजाकार भी थे, वहाँ पर मसरूफ़ थे सारे। लेकिन फिर भी ये देखा कि शायद बहुत मसला बन गया। रेस्क्यू जो कि हमारा बड़ा ज़बरदस्त इदारा है, रेस्क्यू 1122 वो फायर ब्रिगेड का इदारा है, सब मौजूद थे वहाँ पर, सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए रेंजर्स को तलब किया गया था। लेकिन आग इतनी ज़्यादा थी, शिद्दत के अलावा वो जो बार बार भड़क रही थी, कहीं ना कहीं से कभी वायरिंग शॉर्ट हो जाती है, कभी जनरेटर फट जाता था, कोई ना कोई इशू हुआ जिसकी वजह से ये मामला 21 घंटे तक तवील होता गया। बड़ा अफसोस हुआ और ऑब्वियसली हम उम्मीद करते हैं कि इनका जो कंपनसेशन भी की जाएगी, क्योंकि लोगों की बड़ी जमा पूंजी थी, इकट्ठे बनाकर पैसे बनाए गए, वो ज़ाया हो गया। पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान बाहर जो ताजिर खड़े रहे, जो रो रहे थे और अपने सामने अपनी जिंदगी की जमा पूंजी, अपने घर के जो पूरे अखराजात बर्दाश्त करने वाली एक जगह, अपनी रोजी की हड्डी को इस तरह आग के शोलों में देखें तो किस कदर तकलीफ और कर्ब गुजरती है, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। बहरहाल जी 21 घंटे तक ये कूलिंग का अमल भी जारी रहा, जो आग के शोले भड़क रहे थे उसको कंट्रोल भी किया जाता रहा। आबिद चौधरी जो हमारे रिपोर्टर हैं, मुसलसल रेस्क्यू टीम्स के साथ वहां से हमें रिपोर्ट करते रहे, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें हम शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आबिद। वालेकुम सलाम। आबिद, कल सुबह 6 बजे जब ये आग लगी हफीज सेंटर, तो हमने देखा कि फिर उसके बाद आउट ऑफ कंट्रोल होता गया, तीसरी चौथी मंजिल भी आग की लपेट में आती रही और करीबन 21 घंटे लग गए आग को कंट्रोल करने में। कैसे देखा आपने इस रेस्क्यू ऑपरेशन को, और ज़रा बताइएगा आपकी रिपोर्टिंग, आप इनफैक्ट हफीज सेंटर के अंदर तक गए और आपने बिल्कुल बड़ा क्लोजली इस चीज़ को रिपोर्ट किया। जी बिल्कुल सीमल, जिस वक्त आग लगी थी, जब रेस्क्यू को मैसेज कन्वे किया गया, रेस्क्यू जो है वो मौका पर पहुंची, तो उस वक्त सिर्फ 2 से 3 दुकानें ऐसी थी जिनमें आग भड़क रही थी। लेकिन रेस्क्यू के हवाले से कहना है कि डीजी रेस्क्यू की जानिब से गुज़श्ता रोज़ ये कहा गया है कि 3 घंटे तक आग लगी रही, लेकिन उन्हें इतला नहीं दी गई। अलबत्ता जो फीस सेंटर में से आग के शोले या धुएँ जो हैं वो उनको देखा जा सकता था कि उसकी जो शिद्दत थी वो इतनी कम थी कि रेस्क्यू अगर बर वक्त कार्रवाई करती, हफीज सेंटर के अंदर दाखिल होती, अंदर इमदादी कार्रवाई की जाती, तो आग पर जल्दी काबू पाया जा सकता था। डीजी रेस्क्यू की जानिब से जो कहा गया उससे मैं एग्री नहीं करता। उनका कहना था कि 3 घंटे तक आग जो है लगी रही, उन्हें इतला नहीं दी गई, जिसके बायस आग फैल गई और उसके बाद रेस्क्यू को इतला दी गई। जब रेस्क्यू मौका पर पहुंची तो सिर्फ 3 से 4 दुकानें थी जिनमें आग लगी हुई, तो उसके बाद ऐसा हुआ कि आग जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गई, जिसने पूरे प्लाजे को ही अपनी लपेट में ले लिया। जिसके बाद रेस्क्यू टीमें जो है उनके साथ फायर ब्रिगेड, ये सारा अफसोसनाक वाकया है, सारे लाहौर ने, सारे पाकिस्तान ने कल देखा है। हफीज सेंटर हर शख्स की गुजरगाह, जब आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से कोई भी काम होता है, मोबाइल है, लैपटॉप है, गुजरते हैं, बड़ा अफसोस हुआ ये मंजर देखकर। अब हुआ क्या, वजह क्या मालूम हुई? ऑब्वियसली टाइम तो लग गया 21 घंटे, उसमें आप कह सकते हैं रिसोर्सेज नहीं थे, मैनेजमेंट बेहतर नहीं थी, टाइम नहीं बताया नहीं गया, जो भी वजह थी, लेकिन इतनी शिद्दत से आग लगी क्यों, वजह क्या हुई, कुछ पता लगा अब तक? बिल्कुल, रेस्क्यू की जानिब से जो इमदादी कार्रवाइयाँ की गई थी उसमें मनसूबाबंदी का फुकदान था, कोई भी पॉलिसी के तहत जो है इमदादी कार्रवाइयाँ नहीं की गई। रेस्क्यू की जानिब से जब उन्हें फायर की इतला मौसूल हुई तो उस वक्त सिर्फ रेस्क्यू की जानिब से 3 गाड़ियाँ जो हैं और उसके साथ जो पानी बुझाने वाली पानी वाली गाड़ियाँ हैं वो भिजवाएगी, लेकिन देखते देखते पूरा प्लाजा है वो अपनी लपेट में ले लिया। ताजर हजरात जो है वो गुज़श्ता रोज़ उनकी हालत जार देखने की थी, जिनका ये कहना था कि उनकी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी जो है वो जलकर उनके सामने राख का ढेर बन गई। अलबत्ता रेस्क्यू टीमें जो हैं वो इमदादी कार्रवाइयाँ करती रही। उसी दौरान ताजर हजरात जो थे उनकी कोशिश थी कि उनका जो बचा कुचा सामान है वो किसी तरह दुकानों से बाहर लाया जाए। इसी दौरान पुलिस की 22 नफरी यहाँ पर तैनात थी, लेकिन किसी ने भी जहमत नहीं की कि वो हफीज सेंटर के जो दाखिली खारजी रास्ते हैं वहाँ पर ध्यान रख सके। इसी दौरान जो नौसरबाज हैं, जो चोर हजरात हैं, उन्होंने भी यहाँ पर दुकानों पर अपने हाथ साफ किए और जिसके हाथ जो लगा वो लेकर चलता बना। और फुटेज जो है वो मंजराम पर आने के बाद पुलिस की जानिब से जो एंटी राइट फोर्स है उसको यहाँ पर तैनात किया
गया है ताकि चोरी की वारदातों की रोकथाम की जा सके। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पुलिस और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से हफीज़ सेंटर जो प्लाजा है उसको मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। पुलिस के हवाले से कहना है कि फ्रांसिक टीमें जो हैं वो आज हफीज़ सेंटर का विजिट करेंगी और उसके बाद जायज़ा लेंगी कि आधी सदकी की वजह क्या बनी। लेकिन रेस्क्यू के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि इत्तलाई इतलात के मुताबिक रेस्क्यू जो हफीज़ सेंटर में आधी सदकी का वाक़या है वो शॉर्ट सर्किट के बायस पेश आया। बिल्कुल सही। और आबिद, आपको याद होगा कि 2018 में हमारे साथी एंकर आमिर डार ने इसको बाकायदा हाईलाइट किया था, किस कदर वहां तारों के गुंजल नजर आते थे। ये मैं और आप तो विटनेस भी करते थे कि तारों को इतना आम वहां समझा जाता था कि खुदा ना खास्ता जैसे कुछ हो ही नहीं सकता, विच वाज वेरी डेंजरस। लेकिन ये भी कहिएगा, आपने कहा एक तो 21 घंटे गुजरने के बावजूद आग पर कंट्रोल नहीं पाया गया, दूसरा मुसलसल रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान पानी का इस्तेमाल किया गया, जो एक्सटिंग्विशर केमिकल होता है या जो मटेरियल होता है, लोग ये भी दुहाइयां दे रहे थे कि उसको बड़ी तादाद में यूज नहीं किया गया और पानी की वजह से जो ग्राउंड फ्लोर और बेसमेंट थी जो आग से बची रही वो पानी की नजर हो गई और वहां भी नुकसान हो गया। अब बिल्कुल सिविल इसमें रेस्क्यू की जानिब से मनसूबाबंदी का तो फुकदान आबिद चौधरी, आपके साथ हम बात करेंगे दोबारा से इस सारे मामले पर। मोहम्मद जुबैर ने वाज़ेह तौर पर ये कहा कि सिंध हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश है, तो दैट मींस कि दे डोंट थिंक कि इसके अहकामात सिंध पुलिस को सिंध हुकूमत ने दिए। आए तो थे ना गिरफ्तार करने पुलिस सिंध के ही, तो ऑब्वियसली आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी बात करें, लेकिन सिंध पुलिस इसमें इन्वॉल्व है। किसने कहा, किसने इनको प्रेशराइज किया, ऑब्वियसली दैट इज अनदर क्वेश्चन। वो हल हो जाना चाहिए और जल्द होना चाहिए क्योंकि इससे ज्यादा कंफ्यूजन ना फैले। बिल्कुल, एक ब्रेक ले लेते हैं, हम दोबारा हाजिर होंगे, कॉन्वर्सेशन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। हुकूमत की कारकर्दगी बड़ी ज़बरदस्त जा रही है और इसको रुकावट डालने के लिए पीडीएम जो है तहरीक डाल रही है, इसके अलावा और कोई मकसद नहीं है। बिल्कुल सही। इसी के साथ गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। सानिया हफीज़ सेंटर का जिक्र करेंगे जो कल एक इंतहाई दिलखराश वाक़या, इंतहाई दुख में पूरी की पूरी कौम, मैं कहूँगी कि अफसोस का इजहार कर रही थी। कल सोशल मीडिया पर यह टॉप ट्रेंड भी रहा और लोग अपने दुख का इजहार कर रहे थे और दुआएं कर रहे थे कि कुछ बचत हो चुकी हो। लेकिन जो आग के मनाजर हमने देखे और जो हमारे रिपोर्टर्स हमें बता रहे थे कि अबुज़र पूरे का पूरा प्लाजा जो है वो उससे मुतासर हुआ। ऊपर वाली मंजिलें आग की वजह से और नीचे के जो फ्लोर्स थे जो आग से शायद महफूज रहे, लेकिन वहाँ पर पानी चूंकि रेस्क्यू के जानिब से इतना इस्तेमाल किया गया कि इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल्स की फिर वर्थ क्या रहती है ये आप बेहतर तौर पर बिल्कुल बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, इसमें कोई शक नहीं। अरबों रुपए का नुकसान हुआ और जो इंडिविजुअल सतह पर नुकसान हुआ है करोड़ों लेवल पर वो भी पहुंच चुका है। तो एक दुकानदार लाहौर के शहरी आतिफ इरशाद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि उनकी दुकान कहाँ पर थी। तीसरे फ्लोर में वो बता रहे थे कि दुकान थी, कैसे नुकसान हुआ, कितना नुकसान हुआ। आतिफ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आतिफ, पहले तो बहुत बहुत अफसोस आपके साथ इजहार करना चाहेंगे क्योंकि बहुत अफसोस हुआ पूरे पाकिस्तान को जो ये अफसोसनाक वाक़या लगा हुआ आग लगने का। आप बताइएगा आपकी दुकान कहाँ पर थी और क्या काम करते थे आप इधर? जी मेरी दुकान 3rd फ्लोर पे है माशाल्लाह लैपटॉप्स के नाम से, और मैं लैपटॉप्स के पार्ट्स का और लैपटॉप सेल परचेज का काम करता हूँ। आतिफ, अब तक कोई पुलिस ने इतलात दी हैं कि 3rd फ्लोर की सिचुएशन क्या है? आपकी दुकान तक कोई बताया है, कोई एक्सेस या कोई न्यूज़ दी है इस हवाले से कि कुछ बचा है या नहीं? जी पुलिस की कोई किसी किस्म की इतला हमें नहीं मिली है। कल शाम 7-8 बजे तक हमारी अपनी मदद आपके तहत हम लोग जो वहाँ पे एंट्रेस कर रहे थे किसी भी तरीके के साथ, तो तब तक ऐसा था कि मेरी शॉप के बिल्कुल सामने वाली जो शॉप्स थी जो कि हमारे बहुत अच्छे ताजर भाई, उनकी शॉप्स जल के राख हो गई थी। उनका एक पैसा तक नहीं बचा मेरे ख्याल से, जिस कदर आग लगी हुई थी। जो फायर ब्रिगेडर्स थे वो बाहर से आग के ऊपर असेस कर रहे थे, लेकिन अंदर जो आग लगी हुई थी उसका कोई देखने वाला नहीं था, कोई करने वाला नहीं था। बहुत से ताजर भाई ऐसे थे जो अपनी मदद आपके तहत जो छोटी छोटी आग लगी थी उनके ऊपर जो फ्लोर्स के ऊपर पानी पड़ा हुआ था वो गिरा के अपनी मदद आपके तहत वो आग को बुझा रहे थे ताकि ज्यादा आग फैलने से बच जाए कि 3rd फ्लोर से 2nd फ्लोर पे ना आ जाए, 2nd से 1st पे ना आ जाए। इस तरह बहुत सी शॉप जिनमें मैं भी बीच में शामिल था, मेरे कुछ दोस्त थे वो शामिल थे, हफीज सेंटर के जो ताजिर थे वो बीच में थे, जो मेम्बरान थे वो बीच में थे, वो सब बीच में इंक्लूड थे और वो अपनी मदद आपके तहत कर रहे थे। बड़ा अफसोसनाक वाकया, ऑब्वियसली अपनी मदद आपके तहत भी आपने किया और ऑब्वियसली जो इदारे थे वो वहाँ पर मौजूद थे और 21 घंटे हो गए उसके बाद जाकर यहाँ पर कंट्रोल हुआ।
आपका नुकसान कितना हुआ है? चूंकि आपने कहा लैपटॉप से काम करते थे, नुकसान कितना हुआ, और आपके साथ जो भाई हैं, आपके दोस्त हैं जो काम करते थे, उनका कितना कितना नुकसान हुआ है? जी, मेरे जो जिन भाइयों को मैं जानता हूँ उनकी तो पूरी दुकानें ख़त्म हो गई हैं। किसी का 25 लाख का, किसी का 30 लाख। वहाँ पे जो छोटे से छोटा ताजर दुकानदार है ना, उसका भी कम से कम 10 लाख रुपए का, जो सबसे छोटा पाया जाता है, जिसको ये बड़े लोग जो बड़े ताजर हैं वो किसी खाते में गिनते ही नहीं है ना, वो उसका भी कम से कम 10 लाख रुपए का नुकसान हो गया होगा मिनिमम। लेकिन जो मेरा बहुत प्यारा भाई, मेरा बहुत प्यारा दिल अजीज भाई मेरा, उसकी एक पीछे दुकान थी, यूपीएस की दुकान थी, उसकी वो दुकान पीछे 4th फ्लोर पे थी, वो जल के सारी तबाह हो गई। फिर उसकी एक 3rd फ्लोर पे शॉप थी। हम लोग इनको कहते रहे कि प्लीज इधर आप ये आग बुझा दो, अभी उसकी दुकान तक आग नहीं पहुंची थी। आप अंदर ही थे जब ये आग लगी, तो आप वहीं पर मौजूद थे? क्या आपने ये मनाजर खुद देखे? नहीं, मैं 8 बजे प्लाजे में एंट्रेंस मैंने की कि मैं अपनी दुकान से जो कोई कैश वगैरह कलेक्ट कर सकूं या कुछ सामान वगैरह ले सकूं तो मैं वो निकाल सकूं, लेकिन मेरी वहां तक एक्सेस नहीं हुई, मैं वहां से कुछ नहीं निकाल सका। आपके पास अभी तक कोई इत्तला नहीं है कि आपकी दुकान नजर आतिश हुई, उसमें क्या सिचुएशन है, बचत हुई या नहीं? आपको अभी तक कुछ पता नहीं है? 7 बजे तक मेरे नॉलेज में ये था कि मेरी दुकान के सामने वाली शॉप जल चुकी है और हमारी दुकान तक आग आने की कोशिश कर रही है और उसके ऊपर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा आतिफ, तो ये बताएं, मेरी दुकान आप ये नहीं था कि वहाँ पे आग लग गई है, अभी तक मुझे ये नॉलेज नहीं था। लेकिन अब क्योंकि 7 बजे के बाद एंट्री उन्होंने खत्म कर दी थी, नहीं जाने दे रहे थे, तो उसके बाद हम लोगों को कोई नॉलेज नहीं है कि अंदर की सिचुएशन क्या है। आतिफ, आपका कितना नुकसान हुआ है? आपने बताया कि कम से कम ताजर भी 10 लाख रुपए का, और बड़े से बड़ा तो ऑब्वियसली करोड़ों का नुकसान हो गया होगा। आपके पास भी जो जमा पूंजी थी वो अंदर ही रह गई और आप वहाँ पर एक्सेस नहीं आप कर सके कि कितना है, और एक्सेस भी नहीं मिली आपको वहाँ तक जाने में। कितना नुकसान हो गया आपका? जी, ऐसी है, धुआं बहुत ज्यादा था और सांस लेने की तो वहाँ पे मतलब कि बंदा ले ही नहीं सकता था, जिस कदर वहाँ पे धुआं था। जाने की कोशिश की थी, दुकान का मैंने शटर भी ओपन कर लिया था, लेकिन वहाँ पे अंदर नहीं जा सके थे। फिर बाद में हम लोगों को कुछ टाइम मिला था, मतलब लाइक 2-3 मिनट हम लोगों को मिले थे कि वहाँ पे हम लोगों को धुआं नहीं नजर आया, तो हम दुकान पे गए। जो वहाँ पे कैश था वो मैं कलेक्ट कर सका, लेकिन वहाँ पे जो सामान था वो मैं कलेक्ट नहीं कर सका। अच्छा आतिफ, ये बताइएगा कि कुछ लोग अब ये भी बात कर रहे हैं कि शायद ये प्लाजा इंश्योर्ड था या आप लोगों ने इंश्योरेंस करवाई होती है। क्या वाकई आपकी दुकान इंश्योर्ड थी? सामान किसी भी दुकानदार का जो सामान है वो इंश्योर्ड नहीं होता है। दुकान के मालिक ने अगर दुकान इंश्योर्ड करवाई हो तो उसका जाती फेल होता है, कोई कंपल्शन नहीं है। ठीक है अब आतिफ, और आतिफ इसके साथ एक और चीज बताइएगा कि ये जो आपको लगा है कि वजह क्या हो सकती है आग लगने की, क्योंकि आप देखते हैं वहां रहते हैं, क्या वायरिंग के मसाइल, बहुत लोग कह रहे हैं कि वायरिंग बहुत गुंजान थी और सही तरीके से रखा नहीं गया था, कुछ इस तरह के मसाइल देखे कि आपने वजह क्या नजर आई आपको? वायरिंग आज से 5 साल पहले वायरिंग बहुत ज़्यादा ख़राब हालत में थी, खस्ता हालत में थी। अब जो वायरिंग का कह रहे हैं वो उन्होंने काफ़ी हद तक उसको कवर कर लिया था, मतलब कि उसको एक सीक्वेंस में कर लिया था कि आपको कहीं पे कोई फॉल्ट डायग्नोज होता है तो उसको फौरी तौर पे हम डायग्नोज कर सकते थे। प्लाजे पे जो ताजर यूनियन थी उन्होंने काफ़ी हद तक वायरिंग को ठीक किया हुआ था जी। लेकिन क्योंकि ये हुआ, सुनने में यही आया कि शॉर्ट सर्किट हुआ है की वजह से हुआ। बिल्कुल सही आतिफ, अल्लाह ताला जो है वो मन में ज़रूर डालता है और बेशक ये एक मुश्किल वक्त है आप सब लोगों के लिए, लेकिन हौसला नहीं हारना, हिम्मत नहीं हारनी। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी और नासर रहे। जब मुश्किल वक्त आता है तो अल्लाह ताला खुद ही आसानियाँ भी पैदा करता है और उसमें से बाहर भी निकालता है। बट डिसअपॉइंट नहीं होना, ये मायूसी नहीं करनी कि अल्लाह ताला राज़िक है और वो रिस्क के दरवाजे खोल देता है। बहुत परेशान है आप भी, हम सब भी आपके नुकसान से परेशान हैं। ऑब्वियसली अब ये तमाम सिचुएशन है, इसको हैंडल किया जा रहा है गवर्नमेंट की सतह पर भी, लेकिन मलिक कलीम हफीज सेंटर से प्रेसिडेंट हैं, उनसे भी हम बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि ये सिचुएशन क्या थी, क्या वजूहात उनको नजर आई कि आग क्यों लगी, इसके नुकसान की क्या वजूहात हैं। और इसके साथ साथ जो वायरिंग की बात कर रहे थे, जिसने आतिफ के वायरिंग का मसला था लेकिन अब हल हो चुका था, लेकिन इतना हल नहीं था। अगर आप देखा है एग्जैक्टली ऑब्जर्व करें कि क्रॉस वायर्स इतनी ज्यादा हैं, ऐसी जगहों पर तो मैं समझती हूँ कि बड़ा SOPs होने चाहिए, क्योंकि और ऐसी जगहों से मेरी मुराद जहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, जहाँ UPS, लैपटॉप्स, मोबाइल के काम है, छोटी सी एक हल्का सा स्पार्क जो है वो फिर
तेल की तरह वो अपनी आग फैलना शुरू हो जाती है। प्रेसिडेंट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हफीज सेंटर के मलिक कलीम साहब। अस्सलाम वालेकुम कलीम साहब। जी मलिक साहब, इंतहाई अफसोस हुआ कल के इस सानहे के ऊपर जहां पर ताजरों ने अपनी जिंदगी की जमा पूंजी गंवा दी, अरबों रुपए का नुकसान हुआ। जी तो ये बताइएगा मलिक साहब कि ऑब्वियसली 16 से 21 घंटे लग गए सारे मामले को कंट्रोल करने में, रेस्क्यू के इदारे भी थे, अफवाज पाकिस्तान रेंजर्स भी वहाँ पर पहुंची हुई थी। अब हल क्या है, क्या हुआ ऐसा कि इतनी ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करेगी? आपको क्या लगता है क्या वजह बनी है? शॉर्ट सर्किट तो हर दफ़ा कह देते हैं बड़े आसानी से शॉर्ट सर्किट, लेकिन कोई और वजह भी नजर आती है आपको? नहीं सर, मेरा नहीं ख्याल कि कोई और वजह, शॉर्ट सर्किट ही है और जो हकीकत भी है वो यही है। और हमारी कॉल पे रेस्क्यू वाले आ भी गए थे तकरीबन 7 से 8 मिनट के कॉल के करने के बाद, लेकिन असल जो नेग्लिजेंसी है वो उनकी आना नहीं है, उनकी नेग्लिजेंसी ये है कि आने के बाद वो उसको मैनेज नहीं करते। ओके। और हमारे जो वहाँ पे ताजर भाई थे, मुझ समेत सारे हमारे दोस्त भाई, वो बारहा उनको जो कहते थे वो उस पर काम नहीं करते थे, अमल नहीं कर रहे थे। पता नहीं क्यों नहीं कर रहे थे, या उनसे हो नहीं रहा था, या उनको गाइड करने वाला कोई नहीं था, या उन सब के ऊपर उनका कोई उस वक्त ऐसा मौजूद नहीं था जो उनको गाइड करता कि आप लाइन ऑफ एक्शन ये वाला यूज करेंगे, इस साइड से जाएंगे। तो प्लानिंग नजर नहीं आई बेसिकली आपको? एक दुकान पे आग लगी और वो फैलती पूरे प्लाजे को उसने अपनी लपेट में लिया। बिल्कुल। मलिक करीम साहब, ये कहिएगा कि तब 21 घंटे जो लगे रेस्क्यू ऑपरेशन में, जाहिर है उसमें नजर तो आया कि कोई प्लानिंग उस तरह से हो नहीं पाई कि कंट्रोल किया जा सकता, लेकिन वल्नरेबल प्लाजा भी था, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें थी जो मुसलसल वक्तन फवक्तन आग पकड़ती जा रही थी और आग फैल रही थी। ये कहिएगा अंदाजन कितना नुकसान हुआ ताजरों का यहाँ पर? अफसोस तो बहुत है कि जिंदगी भर की जमा पूंजी से महरूम हुए वो, लेकिन अंदाजन आप कहिएगा कि कितनी दुकानें इस आग की लपेट में आई और कितना नुकसान हुआ? देखिए जी, एग्जैक्ट तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरे आईडी के मुताबिक तकरीबन कोई 1.5 से पौने 2 अरब रुपए के करीब नुकसान हर हाल में। सही। तो ये तो मलिक साहब 1.5 से पौने 2 अरब का नुकसान है, कम नहीं है। कोई कंपनसेशन के बारे में बात की जा रही है? कोई आपने मुतालबा रखा हो? क्योंकि इंश्योरेंस तो बताया जा रहा है कि नहीं है। आतिफ साहब एक दुकानदार हमारे साथ, उन्होंने कहा इंश्योरेंस तो नहीं है, इतना लाखों करोड़ों का जो नुकसान होगा कैसे पूरा होगा? कंपनसेशन की कोई बात? असल में जी इंश्योरेंस मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के अंदर जो ताजर बरादरी है वो अपने इंश्योरेंस करवाती है। बहुत कम लोग हैं, वो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग जरूर है जो अपनी इंश्योरेंस करवाते हैं फैक्ट्री और अपने मुलाजमीन की, अपने सामान की, लेकिन जो आम ताजर बरादरी है वो अपने सामान की इंश्योरेंस नहीं करवाती, क्योंकि वो उन लोगों का सिस्टम कुछ ऐसा चलता है कि डेली उनका सामान आ रहा है, उनको सेल कर रहे हैं, उनका सिस्टम चल रहा है और इस पे कोई तवज्जो भी नहीं दी जाती। सीधी बात है, जो हकीकत है वो यही है। बिल्कुल सही। अच्छा मलिक साहब, ये कुछ हमारे जो मजहबी लोग हैं वो इंश्योरेंस को अच्छा नहीं समझते। बिल्कुल सही। वो अब जाती फेल होता है जी, वो जिस तरह से मुनासिब समझते हैं अपने कारोबार को आगे लेकर चलते हैं। मलिक साहब, आपकी कोई इंतजामिया से बात हुई है? कब तक हैंडओवर किया जाएगा? क्योंकि कूलिंग का अमल तो मुकम्मल हो गया, अब ताजिर जो बेचारे परेशान हैं वो देखना चाहते हैं कि उनकी दुकानों की हालत क्या है, क्या कुछ बचा या खराब हो गया, फिर जाहिर है उसके बाद दोबारा से इसको बेहतर करने के लिए या वो तमाम सिलसिला भी शुरू होगा। इंतजामिया ने आपको कोई डेडलाइन दी है कब तक हैंडओवर कर दिया जाएगा? कैसे पहचान करके ताजरों को अंदर जाने दिया जाएगा? बहुत ज्यादा ताउन किया जी, जो हकीकत है, जिसमें कमिश्नर साहब भी थे, डीसी साहब भी थे, सीसीपी लाहौर भी तशरीफ आए, बल्कि सुबह 4 बजे सीसीपी लाहौर साहब दोबारा तशरीफ लेके आए, हम प्लाजे में मौजूद थे और एक बाकायदा टीम बना दी गई है जिसमें रेंजर्स के जवान भी शामिल है। हम मशहूर है जी। ठीक है, इंतजामिया ने भरपूर ताउन किया, लेकिन आप मुतमईन नहीं हैं जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ाया गया। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और साथ चूंकि एक हम बात कर रहे थे कि अंदाजन कितना नुकसान हुआ, तो मैं दिल बैठ रहा है बेचारे लोग जिन्होंने छोटा सा स्टॉल भी लगाया हो और 10 लाख रुपया उनके लिए कोई 10 अरब रुपए के बराबर। तमाम सिचुएशन में एक हिसाब बनाना चाहिए और 1.5 से 2 अरब कोई बहुत बड़ी अमाउंट गवर्नमेंट के लिए नहीं होती है। 2 अरब रुपया इनको कंपनसेट करना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि जो नुकसान हुआ है उसका अजाला गवर्नमेंट अगर कर देगी तो लोगों के जख्मों पर जो मरहम रखा जाएगा उससे शायद कोई बेहतरी आसानी रहेगी। बिल्कुल, एक ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होंगे।
वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। कल सोशल मीडिया पर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग कैंपेन चलती रही जिसमें वक्तन बवक्तन हमारे जो सेलेब्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट करते रहे और वो कैंपेन थी #PolishedMen। और पॉलिश्ड मैन जो कैंपेन है वो बच्चों पर तशद्दुद और ज्यादती के खिलाफ इंटरनेशनली चलाई जाती है। बड़ी जबरदस्त कैंपेन है जी चाइल्ड अब्यूज के खिलाफ, और इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज और उसके साथ पाकिस्तान के सेलिब्रिटीज ने भी अपने हाथ का एक नाखून जो है उसको पेंट किया और इज़हार यकजहती किया और सपोर्ट किया इस कॉज को, और ये कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तशद्दुद ख़त्म होना चाहिए और इसके खिलाफ जो भी इसके खिलाफ किया जाना चाहिए, इस तरह के लोगों के लिए वो किया जाना चाहिए। आप देखें कि तमाम हमारे सेलिब्रिटीज़ जो हैं उन्होंने इसमें हिस्सा डाला है। बिल्कुल, आप देखिए अदनान सिद्दीकी ने अपना एक नेल पेंट किया, मोमिर राना इस कैंपेन में रहे, शहजाद रॉय जैसा कि अभी हमने दिखाया, फिर हमारे क्रिकेटर वसीम अकरम, अभी शोएब मलिक आप देख सकते हैं कि बाकायदा उन्होंने अपना एक नेल जो है वो पेंट किया। और मेरे ख्याल से ये वो कैंपेन है जो अगर मर्द आगे लेकर चल रहे हैं तो दैट मीन्स कि दे आर नॉट सपोर्टिव ऑफ दिस एक्ट। और इसके बारे में चूंकि बात होगी, शफात अली जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, फिर जो हमारे सेलेब्स हैं वो इसको हाईलाइट कर रहे हैं और उसकी रीजन ये है कि लोग इस बारे में बात करें और लोग डिस्करेज करें और करना चाहिए, इसको डिस्करेज करना चाहिए चाइल्ड अब्यूज को, इसके हक में बात करनी चाहिए किस तरह से ना हो। एनीवे जी ये सारा मामला है, इस पर सभी बात कर रहे हैं, आप भी इसमें अपना हिस्सा डालिए, जहाँ जहाँ पर आपको मौका मिले आप इस पर जरूर बात कीजिए, चाहे आप नेल पेंट करके इस मुहिम का हिस्सा बने या वैसे आप आवाज़ उठाएं, लेकिन इस बारे में आवाज़ जरूर उठाइए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है और वी अप्रिशिएट दिस कैंपेन एंड आई रियली होप ये ट्रेंड कंटिन्यू रहे और आप इसमें हिस्सा डालें और #PolishedMen। फिर उसके बाद अपना जो भी स्टांस है, पॉइंट ऑफ व्यू है, जो जिस तरह से भी आप इसको डिस्करेज करना चाहते हैं या सोसाइटी को अवेयर करना चाहते हैं उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करें। बिल्कुल, इसके साथ साथ पाकिस्तान की T20 नेशनल जो टूर्नामेंट है वो अपने इख्तिताम पजीर हो चुका है। फाइनल में खैबर पख्तूनख्वा ने सदर्न पंजाब को 10 रन से शिकस्त देकर टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया। मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ये अचीवमेंट है कि इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में एक बेहतरीन टूर्नामेंट बेहतरीन प्रोडक्शन के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। और ऑब्वियसली पाकिस्तान में तो क्रिकेटर्स और सपोर्टर्स उनके बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये एक बेहतरीन टूर्नामेंट था, इसको इंटरनेशनल भी क्लेम किया जा रहा है। अच्छा, फाइनल बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया अबूजर, स्पेशली तब जब साउथ पंजाब की टीम जो थ्रू आउट द टूर्नामेंट शायद बॉटम में रही और उसके बाद लास्ट 2 मैचेस अच्छा खेलने के बाद उन्होंने सेमीफाइनल से क्वालिफाई करके फाइनल में जगह बना ली। और फिर केपीके, और ये बड़ा कल जबरदस्त इनका मैच रहा, लेकिन केपीके चूंकि थ्रू आउट अच्छा और बेहतर परफॉर्म कर रही थी और फाइनल भी उनके नाम हुआ तो लोग काफ़ी खुश थे। और इसमें भी जो कल मुख्तलिफ जो डिस्कस किया जा रहा था, मुख्तलिफ परफॉर्मेंसेज इसके दौरान, उसमें आप देखें कि फ़खर जमान की जो इनिंग्स थी उसकी तारीफ की जा रही थी। फिर इसके साथ साथ जो शोएब मलिक ने बड़े जबरदस्त स्कोर्स बनाए और बड़ा स्ट्रॉन्ग खेले, 51 खेले। अब मोहम्मद रिजवान की एज कैप्टन जो है वो काफी बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस थी जी ओवरऑल। और जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, खुशदिल शाह ने भी 34 रन बनाए हैं और शाहीन शाह और वहाब रियाज ने 3-3 विकेट्स लिए हैं। ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंस थी अगर देखा जाए अगर टूर्नामेंट को, तो वो भी बड़ा ज़बरदस्त था। हम उम्मीद करते हैं कि अब जो PSL के बकिया मैचेस हैं वो भी बड़े ज़बरदस्त तरीके से एग्जीक्यूट हो जाएं और फिर पाकिस्तान इंग्लैंड को इंशाल्लाह होस्ट करेगा। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान न्यूजीलैंड जा रहा है, तो ओवरऑल पाकिस्तान क्रिकेट बहाल हो चुकी है। अब सिर्फ क्राउड का आना बाकी है, इंशाल्लाह कोरोना जैसे जैसे खत्म हो रहे हैं क्राउड भी आएगा, आप इसको खूब एंजॉय करेंगे। लेकिन ओवरऑल मैं कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि T20 को इन्होंने बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूट करवाया। बिल्कुल, इसी के साथ एक और खबर डिस्कस करते हैं और आपको बताते हैं कि पाकिस्तान दुनिया में आलूदा तरीन मुल्कों की दर्जाबंदी में दूसरे नंबर पर आ गया है। नॉट एट ऑल अ गुड न्यूज़, स्पेशली जब हम ये कैंपेन्स कर रहे हों कि शजरकारी करेंगे, अरबों दरख्त लगाएंगे, ट्री सुनामी होगा, वो चाहे KPK में हो, पंजाब में हो या बलूचिस्तान और सिंध में हो। उसके बावजूद अगर हम एनवायरनमेंट कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आलूदगी कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो मेरे ख्याल से ये तमाम चीज़ें बेकार हैं। अगर हमारा नंबर गिरता जा रहा है और हम दूसरे नंबर पर आ गए, इसमें अपना हिस्सा डालिए, आप भी अपना हिस्सा डालिए, क्योंकि पाकिस्तान में सालाना 1,13,500 अमवात होती हैं इनडायरेक्टली डायरेक्टली आलूदगी की वजह से, और पाकिस्तान का जिस हम बता रहे हैं कि दूसरे नंबर पर आ चुका है। तो एक तरफ बिलियन ट्री सुनामी और इस तरह की मुहिम जो कर रहे हैं, ग्रीन पाकिस्तान की मुहिम कर रहे हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट, उसमें मजीद आप भी अपना हिस्सा डालिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ये बात आपको अवेयर होनी चाहिए कि पाकिस्तान में आलूदगी जो है बहुत बड़े मसले का शिकार आपको कर सकती है, सांस की बीमारियों और दीगर मसाइल का आपको सामना हो सकता है। बीमारियां नहीं है, ये सिर्फ दर्जाबंदी नहीं है जिसपे वी आर कंसर्न्ड। आप सोचिए कि इसी आलूदगी की वजह से स्मॉग जैसे मसाइल होते हैं, इसी आलूदगी इसी आलूदगी की वजह से हमारी गर्मियां प्रोलॉन्ग कर जाती हैं और मौसम ऑब्वियसली ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा कहीं ना कहीं ये आलूदगी भी रोल प्ले करती है। फिर आंखों में जलन, स्किन की बीमारियां, सांस की बीमारियां,
इस चीज़ को हम सब ने अपना रोल प्ले करते हुए कंट्रोल करना है, वो चाहे गवर्नमेंट और सिस्टम के लेवल पर हो या आम इंडिविजुअल इंसान। बिल्कुल, और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि इंटरनेशनली भी इस पर मजीद सपोर्ट भी किया जाएगा पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, और इसमें फंडिंग जो है जहाँ पर ज़रूरत है उसमें भी लेके आया जाएगा, सुपरविजन होगी जहाँ पर सुनामी के हवाले से बिलियन ट्री सुनामी की बात की जाती है। वो बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन है, उसका हिस्सा आप सब बने, लेकिन इसके साथ साथ सपोर्ट भी करें, फंड्स भी इसमें दीजिए इंटरनेशनल इदारे जो हैं, ताकि पाकिस्तान इससे बाहर निकल सके। बिल्कुल। एनीवेज जी, इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर फिर से मुलाकात होगी। आप सब अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे और अबूज़र को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।